ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 9 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट का आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि प्रत्येक प्लेलिस्ट प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, मनुष्यों में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कौन सा भाग जो है दोस्तों और परिवार के लोगों को चेहरा पहचानता है? मनुष्यों में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का ऐसा भाग जो दोस्तों और परिवारों के लोगों का चेहरा पहचानता है। वाज प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं मनुष्यों में प्रमस्तिष्क गोलार्ध में जो वह भाग जो दोस्तों और परिवार लोगों को चेहरा पहचान ले जाता है, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहलाता है। देखिए, मनुष्य के बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के कार्य क्या होते हैं? बाएं का कार्य होता है आपका भाषा, इसके बाद गणित, भाषा, गणित और तर्क शक्ति। ठीक है, क्या होगा? तर्क शक्ति। ये किसके होते हैं आपके? ये होते हैं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के कार्य होते हैं। और दाएं के क्या होते हैं? स्थान संबंधी योजनाएं, चेहरों की पहचान करना, संगीत हो गया, ये होते हैं आपके दाएं प्रमस्तिष्क के। तो दाएं और बाएं दोनों जान लिया आपने। बाएं में क्या होता है? भाषा, गणित और तर्क शक्ति। दाएं में क्या होता है? स्थान संबंधी योजना, चेहरे की पहचानना और संगीत। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकंड प्रश्न, दूसरे प्रश्न की। दोस्तों, निम्न में से डीएनए की इकाई क्या होती है? क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, गुणसूत्र या क्रोमेटिड होती है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है 120 में से 100 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट में पार्ट बा में आपको 100 प्रश्न स्कोर करना है, इस टीटी एग्जाम को क्रैक करना है। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो डीएनए की इकाई हमारी क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। केंद्रक में डीएनए प्रोटीन से बंधा होता है और एक समृद्ध बनता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। किसी कोशिका में जिसमें विभाजन नहीं होता हो, क्रोमेटिन सूक्ष्म तंतुओं की तरह लटके हुए दिखाई देते हैं। और परंतु जब कोशिका में विभाजन होता है, तब डीएनए प्रोटीन पर कसकर लिपट जाते हैं तथा संघनित होकर एक छोटी, गाढ़ी या घनी संरचना बनाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है। तो डीएनए की इकाई क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, सभी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों के शरीर की वसा में, यहाँ पे वसा लिखा हुआ है, वसा में डीडीटी की जैव सांद्रता कितनी होती है? तो भारतीय लोगों के शरीर में, यानी हमारे शरीर की वसा में डीडीटी की जो सैवधांत्रा यहाँ पे पूछी जा रही है, जैव सांद्रता, तो डीडीटी की बात कर रहे हैं। तो डीडीटी की जो जैव सांद्रता होती है, सभी लोग बताइए कितनी होती है? और वह होती है 13 to 31 ppm। पीपीएम की बात करेंगे हम, स्प्लिंट हुआ पीपीएम, ठीक है। तो भारतीय लोगों के शरीर की वसा में डीडीटी की आपकी जो जैव सांद्रता होती है वह कितनी होती है? 13 to 31 ppm होती है। इसे पीपीएम से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अवस्था में कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका भाजन जो है किसमें होता है? पश्चावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था या अंतरावस्था में होता है? तो किसी अवस्था में कोशिका का जो भाजन होता है वह आपके पश्चावस्था में होता है। कोशिका भाजन पश्चावस्था के आरंभिक चरण में शुरू होता है, परंतु यह क्रिया जो है अत्यावस्था में पूर्ण रूप से घटित होती है। तो पूर्ण रूप से घटित कब होती है? आपके अत्यावस्था में, लेकिन शुरुआत की बात करेंगे तो पश्चावस्था से होती है। अगला प्रश्न है,
क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक होता है? CO2, CO2, O2, O2, N2 सभी बताइए। क्लोराइड शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो किसके परिवहन के लिए आवश्यक होता है? ये आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी लोग जानते हैं क्लोराइड आयनों की प्रद्रव्य या प्लाज्मा से लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयनों की परद्रव्य या प्लाज्मा से लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। और ये किसके लिए परिवहन के लिए आवश्यक होती है? CO2। अगला प्रश्न, किस विटामिन से कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। किस विटामिन से जो है कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है? विटामिन B1, B2, B6, B12 सभी बताइए। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है वह विटामिन आपका B12 कहलाता है। B12 को कोबालमीन भी कहा जाता है। यह जल विलेय विटामिन होता है। इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र के समान कार्यों में सहायता करना होता है। यह रुधिर निर्माण में भी सहायक होता है और इसमें अनूठा जैव रासायनिक तत्व कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 की बात करें। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पैलियोंटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पक्षियों का, हड्डियों का, प्राइमेट्स का या जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो जो दोस्तों आपका पैलियोंटोलॉजी होता है उससे हम किसका अध्ययन करते हैं? उसमें हम आपके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञान कहलाता है आपके पैलियोंटोलॉजी। इससे पौधे, प्राणी व अन्य जीवों के जीवाश्मों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी होते हैं? O, AB, A और B में। तो A और B दोनों प्रतिरक्षी किस रुधिर में होते हैं? वह हमारा कहलाता है O। रुधिर वर्ग O के व्यक्तियों की लाल रुधिर कोशिकाओं RBC में A और B प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। O में AB प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इनके स्थान पर रुधिर सीरम 1Gm NTA और NTB प्रतिरक्षी होते हैं। इस कारण से रुधिर ग्रहण कर सकता है, परंतु यह अपना रुधिर किसी भी वर्ग AB, O या AB के व्यक्तियों को दे सकता है। अत्यंत भयंकर संकट में यदि किसी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता होती है और रुधिर मिलने में देरी होती है तब उस व्यक्ति को O-VE रुधिर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? O-VE। अत्यंत संकट में जब ब्लड नहीं मिलता है तो ये रुधिर फिर वर्ग दिया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्यों की त्वचा का रंग नियंत्रित होता है बहुकल्पी द्वारा, घातक जीन द्वारा, अनेक जीन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्यों की त्वचा का रंग किसमें नियंत्रित होता है? तो वह आपके अनेक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। अनेक जीनी वंशागति में एक विशिष्ट गुण दो या अधिक जीनों के भिन्न गुणसूत्रों के भिन्न बिंदु पथों पर नियंत्रित किया जाता है और इन जीनों को अनेका जीन कहा जाता है, पॉलीजीन्स। और मानव का जो कद, त्वचा का रंग, भार, ये आपके अनेक जीनों वंशागति के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोनल रोग होता है? जुखाम, पंचा, ट्यूबरकुलोसिस या कुष्ठ रोग की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा हार्मोनल रोग होता है? सभी बताइए। हार्मोनल रोग की बात कर रहे हैं तो आप सभी लोग परिचित होंगे। थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे, पंचा। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए करने से घेंघा रोग हो जाता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का हार्मोन स्तर कई प्रकार का हो जाता है और यह समान स्तर, उच्च स्तर प्रकार का हो सकता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मनुष्यों द्वारा एडिनोन और ग्वानिन का उपापचयी उत्पाद क्या होता है? उपापचयी जो उत्पाद होता है भाई अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या एलेंटोइन की बात करते हैं। तो मनुष्यों द्वारा एडिनोन और ग्वानिन का उपापचयी जो उत्पाद होता है दोस्तों वह आपका कौन सा कहलाता है? यूरिक अम्ल। मनुष्य में एडिनिन और ग्वानिन के उपापचयी उत्पाद यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है
कि स्तनधारियों में शुक्राणु क्षमतायन में होता है, शुक्राणु का आकार बदल जाता है, अग्रपिंडक अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन बदल जाता है, माइटोकांड्रिया का अलाइनमेंट होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्तनधारियों में शुक्राणु का जो क्षमतायन में होता है वह हमारा कहला जाता है अग्रपिंडक अभिक्रिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं एक प्रोटीन बनाती है जिसे इंटरफेरान कहते हैं, प्रोपरडीन कहते हैं, गमान कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं। तो विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं एक प्रोटीन बनाती है जिसे कहा जाता है इंटरफेरान। जी हाँ दोस्तों, इंटरफेरान IFN विषाणुओं, जीवाणु तथा परजीवी या अर्बुद कोशिकाएं जो होती हैं, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं, जैसे रोगाणुओं की उपस्थिति की अनुक्रिया में लसिकाणु लिम्फोसाइट्स द्वारा यह विमोचित प्रोटीन होते हैं। अगला है प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अणु में कहीं से काटता है, निथाइल समूह में, जीन के अंत में, विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से या DNA प्राकृतिक के समय। तो जो प्रत्येक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वह अणु को कहीं से काटता है और वह कहलाता है विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से काटता है। आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक DNA अणुओं को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से काटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कशेरुकी के दष्टिपटल के संवेदी तंत्रिका होते हैं शंकु और शलाका, गच्छुका कोशिकाएं, आपके अंत्र त्रिकाली कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं। तो कशेरुकी के दष्टिपटल के संवेदी तंत्रिका कौन होते हैं और वह होता है शंकु और शलाका। ठीक है, शंकु और शलाका की बात करेंगे, यहाँ पे शंकु दिया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं मानव की प्रत्येक रेटिना में लगभग 100 मिलियन आपके शलकाएं होती हैं, 100 मिलियन शलकाएं होती हैं और 3 मिलियन कितने होते हैं शंकु। शंकु होते हैं 3 मिलियन और 100 मिलियन होती हैं आपकी आपके शलाकाएं की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया यूरिया दोनों होते हैं। तो सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है और वह होता है यूरिक अम्ल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल प्रकार के होते हैं। अमोनिया अत्यंत अविषाणु होता है। उत्सर्जित अमोनिया स्तर को देह स्तर से कम करने के लिए जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और यूरिक अम्ल कम अविषाणु टॉक्सिक होता है, इसे यूरिया के मुकाबले उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोनों चीज़ों आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्वावस्था के अंत में प्रत्येक सेंट्रोमेर से विकृत धागेनुमा रचना को क्या कहते हैं। काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं, पोलर सूक्ष्म नलिकाएं, एस्टर सूक्ष्म नलिकाएं, तर्क सूक्ष्म नलिकाओं की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं पूर्वावस्था के अंत में प्रत्येक सेंट्रोमेर में जो विकसित धागेनुमा रचना होती है उसको काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है। प्रोमेटाफेज सूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था के बाद मध्यावस्था से पहले की अवस्था होती है और इसमें तुर्क जो होता है स्पाइंडल केंद्रक क्षेत्र में प्रवेश करता है और गुणसूत्रों के सूत्र केंद्रों में विशिष्ट यह संरचना बनाती है जिन्हें गतिबिंदु या काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। और ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये काइनेटोकोर से जुड़ी होती हैं। जो तुर्क सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं आपके स्पेंडल जो होते हैं ये सूक्ष्म नलिकाएं काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं। इनवेजिनेशन कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं,
सर्फम पलुएंस कहते हैं, सरकम वैलेंस कहते हैं। तो अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है इम्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अंतर्ग्रहण की बात कर रहे हैं। अमीबा में पदार्थों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण उस बिंदु पर होता है जिस पर भोजन कोशिका की सतह से टकराता है और पदार्थ भोजन को कोशिका द्रव में पहुंचा देते हैं और यह अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया 2 मिनट तक चलती है। और अमीबा में अंतर्ग्रहण के प्रकार होते हैं, एक होता है परभित्तिकायन, एक होता है सरकमफ्लुएंस, इम्पोर्ट, अंतर्वलन और पिनोसाइटोसिस। इम्पोर्ट में क्या होता है, भोजन बिना किसी प्रतिरोध के अमीबा के अंदर चला जाता है। अगला जो प्रश्न है कि धमनी की दीवार की मोटाई को क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म, आइनेटिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे, ए व बी दोनों की बात करेंगे। तो धमनी की दीवार की मोटाई को क्या कहा जाता है? धमनी की दीवार की मोटाई को आपके आइटिस कहा जाता है। नहीं दोस्तों, आइटिस नहीं, आपका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? धमनी की दीवार की मोटाई को क्या कहा जाता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। यह जो दोस्तों होता है, यह वह अवस्था होती है जिसमें धमनियों की दीवारों पर वसा की एक झिल्ली बन जाती है, जिससे ये मोटी, अवरोधित और कठोर हो जाती है। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रुधिर में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, निकोटीन की मात्रा के बढ़ने से भी यह हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम जो विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो एक जीन और एक एंजाइम, ये नोट कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन एक एंजाइम का जो विचार दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था, आपके बीडल और टेमम ने दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि बीडल और टेनम द्वारा दिया गया था। सर आर्चीबाल्ड गैरोड ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि जीन एंजाइम से जुड़े थे और बीडल और टेटम ने गैरोड की परिकल्पना की पुष्टि की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेरीपेटस संयोजी कड़ी है सरीसृप और स्तनधारियों की, फीता क्रमी और एनिलिडा की, मोलर और या एनिलिया और आपकी बात करेंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शंस पर। तो पेरीपेटस संयोजी कड़ी हमारी क्या कहलाती है? और वह कहलाती है दोस्तों, पेरीपेटस ओनिकोफोरा का एक वंश होता है। यह आकशेरुकी होती है जो अंडे देने की अपेक्षा जीवित शिशु को जन्म देती है। इसे जीवित जीवाश्मी कहा जाता है क्योंकि यह लगभग दोस्तों 570 मिलियन वर्षों से यह अपरिवर्तित है, या कह सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए है। यह अनूठा प्राणी अपनी कई जोड़ी पाद या लेग्स के कारण इल्ली जैसा प्रतीत होता है। तो इसके इन्हीं गुणों के कारण इसे एनिलिडा और अर्थोपोडा, तो एनिलिडा और यहाँ पे क्या लिखा लिखा है, अर्थोपोडा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक स्वयं रोगी कहलाता है? स्वयं रोग, तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है यह आपका स्वयं रोग कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक ये स्थानीय संक्रामक रोग जो मानव जनसंख्याओं के द्वारा एक बड़े भूभाग, एक महाद्वीप या पूरे विश्व में फैल जाता है, सर्वव्यापी रोग कहलाता है। और पहला सर्वव्यापी जो रोग था वह आपका इन्फ्लुएंजा 1580 ईस्वी में रिकॉर्ड किया गया। तब से यह 10 से 30 वर्षों के अंतराल में घटित होता आ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि रेखित पेशियों के कोशिफाइड खंड क्या कहलाते हैं? मेटामेयर, न्यूरोमेयर, सर्कोप्लाज्म या सर्कोमेयर। तो रेखित पेशियों के कोशिफाइड खंड क्या कहलाते हैं? तो यह दोस्तों आपके सर्कोप्लाज्म कहलाते हैं।
क्या होते हैं? सर्कोप्लाज्म रेखित पेशियों के कोशिका द्रवी तंतु खंड कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एकाहाल तंत्र को रियर देता है और कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो एल्कोहल द्वारा, यहाँ पे एल्कोहल दिया गया है। मस्तिष्क के कई भाग प्रवाहित होते हैं, परंतु समानतः इसके द्वारा मस्तिष्क ऊतक संकुचित हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शक्तिविहीन बनाता है। तो हम बात करेंगे शांतिकर प्रतिनिधि की तरह, पीड़ाहार प्रतिनिधि की तरह, चेतना शून्य प्रतिनिधि की तरह। इन उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा, क्योंकि जब एल्कोहल मस्तिष्क में पहुंचता है, यानी एल्कोहल जो है मस्तिष्क तंत्रिका में क्या रिएक्ट देता है, तो जब एल्कोहल मस्तिष्क में पहुंचता है तब यह तंत्रिका कोशिका के मध्य संपर्क को बाधित करता है और यह क्रिया कोशिकाओं के ग्राही के साथ मिलकर होती है। एल्कोहल उत्तेजित तंत्रिका मार्ग सक्रियता का शमन करता है, साथ ही साथ संदमित तंत्रिका मार्ग सक्रियता को बढ़ाता है। एल्कोहल से जो उत्तेजित तंत्र पेशी ग्लूटामीन कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे मनुष्य में आलसपन और अधिक बढ़ जाता है। आलसपन जो होता है वह और अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए शरीर में शिथिलता आ जाती है, लुंजपन आ जाता है, ढीलापन आ जाता है। बहुप्रभावी जोन के द्वारा बीमारी कौन सी होती है? तो बहुप्रभावी के द्वारा आपकी बीमारी सिंड्रोम होती है। वे जीन जो स्पष्ट रूप से असंबद्ध लक्षण प्रारूपों को प्रभावित करते हैं बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। तो सिंड्रोम की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देगा, जो कहलाता है, और वह कहलाता है दोस्तों आपका सह अप्रभाविता। देखिए, लक्षण प्रारूप जब दोनों एलीलों का योगदान प्रदर्शित करता है और ऐसी स्थिति सह प्रभाविता कहलाती है। यह वर्ग ए बी ओ में रुधिर वर्ग ए बी के लक्षण प्रारूप में आई ए तथा आई बी एलील से प्रभावी होते हैं, जिससे ए और बी प्रकार के प्रतिजन होते हैं। अगला प्रश्न है, उस विषाणु को जो बिना अपने पोषी को मारे प्रजनन कर सकता है कहलाता है। तो ऐसा दोस्तों विषाणु जो बिना अपने पोषी को मारे प्रजनन कर सकता है वह आपका टेम्परेट विषाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा? टेम्परेट वायरस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है? तो वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन। इलेक्ट्रॉनों की अभिगमन द्वारा शोषण के समय ऑक्सीजन से मिलने की क्रिया इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला या शोषण श्रृंखला कहलाती है। तो हम इलेक्ट्रॉन अभिगमन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जंतु कोशिका में बीच का अंतराकोशिकीय जंक्शन का प्रकार होता है? और वह कहलाता है आपका डिस्मोसोम कहलाता है। क्या कहला जाता है? डिस्मोसोम कहलाता है। और डिस्मोसोम सरल और स्तरीय स्थलकी उपकला में पाए जाते हैं। यह अंतराकोशिकीय स्थान का अधिक यह फैला हुआ होता है, लगभग 30 nm होता है। कितना होता है? 30 nm के आसपास होता है। अगला, आबादी की भौगोलिक सीमा को क्या कहा जाता है? तो आबादी की जो भौगोलिक सीमा होती है उसको आवास कहा जाता है, हैबिटेट। आवास या पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक परयूजी अवक्रिया किस प्रकार के प्रतिरक्षी से प्रारंभ होती है? एक परयूजी अभिक्रिया जो होती है दोस्तों वह आपके IgE प्रतिरक्षी से प्रारंभ होती है। इम्यूनोग्लोबिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? IgE। इसे क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन की सांद्रता बहुत ही कम होती है, परंतु यह प्रतिरक्षी अभिक्रियाओं में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अंड जनन में जब अंडाशय में
द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रण होता है तो परिणाम स्वरूप कितने अंडे बनते हैं? तो परिणाम स्वरूप दोस्तों एक ही अंडा बनता है, क्योंकि अंडाशय में अंड कोशिका का निर्माण तथा उनमें होने वाली वृद्धि को अंडजनन कहते हैं। और अंडाशय की विशेष कोशिकाएं सूत्री विभाजन द्वारा बड़ी संख्या में अंड कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। परिपक्व होने पर इनमें अर्धसूत्रण होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक ध्रुविकाय पोलर बॉडी तथा एक द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीयक अंडक एक अंडाणु और एक द्वितीय ध्रुवीय का निर्माण होता है। तो जन्म के समय अंडाशयों में अंडक उपस्थित हो सकते हैं तथा उत्पन्न हुए अंडों की पूर्ण संख्या में वर्णित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू के धुएं में क्या होता है? तो तंबाकू के धुएं में दोस्तों आपके CO पॉलीसेकेराइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और तार होता है। देखिए, तंबाकू के धुएं में निम्न रसायन पाए जाते हैं। टार जो होता है वह खतरनाक और हानिकारक रसायन का मिश्रण होता है। आर्सेनिक जो होता है वह काष्ठ परिरक्षी के रूप में उपयोग होता है। और कैडमियम जो होता है वह बैटरियों के में उपयोग होता है। और बेंजीन जो होता है कच्चे तेल के परिष्करण द्वारा प्राप्त एक औद्योगिक विलायक होता है। फार्मल्डिहाइड जो होता है यह पेंट बनाने तथा स्त्रव ग्रहों में उपयोग किया जाता है। और पेलोनियम 210 एक अत्यधिक रेडियोएक्टिव तत्व है। और क्रोमियम जो होता है यह पेंट, डाई या मिश्रित धातुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं चर्चा की है क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। हीमोफीलिया का आनुवंशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है? तो ये आपके पारिवारिक वंशावली से पता चलता है। अगला प्रश्न है, एक जीवधारी जिसमें दो विभिन्न एलील होते हैं क्या किसके लिए, किस लक्षण के लिए होते हैं? तो एक जीवधारी जिसमें दो विभिन्न एलील पाए जाते हैं वह हमारा कहलाता है विषम युग्मी, उस लक्षण के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, वे जीन जो बहुत समय से निष्क्रिय होते हैं किससे बंधे हुए होते हैं? तो वे जीन जो बहुत समय से निष्क्रिय होते हैं वह मिथाइल समूह से बंधे होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है, किसमें गति करती है? तो फ्लैजिलम द्वारा गति करती है। एक शुक्राणु कोशिका अपने फ्लैजिलम मतलब जिसे आमतौर पर पूंछ कहा जाता है उसके द्वारा मादा अंडक की दिशा की ओर धकेलता है। और प्रजनन कोशिका का सबसे लंबा कितना होता है? 25 UM भाग है। और इसे धकेलने के लिए जो है कई वाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह आपका उत्पादित करता है। अगला है, किसी वर्गीकरण की श्रेणी में ऐसे जीवधारी आते हैं जो एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं और वह कहलाता है आपका वर्ग, क्लास। वर्ग या क्लास एक वर्ग की समूह है जिसमें ऐसे जीव आते हैं जो एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणु जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स फैलाती है परजीवीकरण करता है और वह कहला जाती है आपकी सहायक टी कोशिका। टी कोशिकाएं जो होती है लिम्फोसाइट्स का उप समूह है जो प्रतिरक्षा तंत्र को स्थापित करने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक चयन किस प्रकार के जीवधारियों पर कार्य करता है? तो प्राकृतिक चयन जो होता है वह लक्षण प्रारूप जीवधारियों के प्रकार पर यह कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है कि रेशम के धागे में प्रोटीन होता है, तो रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्राइन। रेशम के धागे में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्राइन होता है लगभग 75% और सेरिसिन होता है, सेरिसिन भी होता है जो 25% होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा निम्नलिखित में से किस संघ का सदस्य कहलाता है? तो जो आपका अमीबा होता है वह दोस्तों आपके प्रोटोजोआ का संघ कहलाता है। यह वर्ग शरकोडना का सदस्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाता है जिसका रुधिर समूह होगा। तो सार्वत्रिक जो सर्वदाता कहलाता है वह कहलाता O, सभी लोग जानते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाता है?
तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह अर्धसूती कोशिकाओं में होता है। अर्धसूती कोशिका विभाजन जंदों में युग्मक बनते समय होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और क्रॉसिंग ओवर अर्धसूती विभाजन प्रथम की प्रोपेज आई के पैकेटिन अवस्था, ये दो समजात गुणसूत्रों के अवहन अर्ध गुणसूत्रों के यह मध्य होता है। तो अर्धकोशिकीय विभाजन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एमनियोसेंटोसिस वह प्रक्रिया है जिससे जाना जा सकता है। तो एमनियोसेंटोसिस कौन सी प्रक्रिया कहलाती है और इसके द्वारा क्या जाना जा सकता है? इसके द्वारा भ्रूण में आनुवंशिक रोग को जाना जा सकता है। अगला प्रश्न है आर्केंटरान का बनना किस में प्रारंभ होता है या किससे होता है? तो यह दोस्तों आपके प्रारंभिक गैस्ट्रुला से होता है। आर्केंटरान गैस्ट्रुला में पाई जाने वाली गुहा होती है जो भविष्य की आहार नाल होती है और आर्केंटरान के निर्माण के समय यह एंडोडर्म और एक्टोडर्म अलग अलग स्थापित होती है। अगला प्रश्न है कॉलर की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो कॉलर की जो हड्डी होती है उसको आपके क्लेविकल कहा जाता है। क्लेविकल को कॉलर की हड्डी कहते हैं और यह पसलियों के पंजर तथा कंधे की स्कैपुला के मध्य जो है स्थित होती है। अगला जो प्रश्न है राइबोफ्लोविन क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन जो कहलाता है हमारा वह कहलाता है विटामिन B2। देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B12 का जो होता है साइनोकोबायलेमिन की बात करते हैं और विटामिन C होता है का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ई कोलाई संलग्नता समूह की संख्या कितनी होती है? तो ई कोलाई में संलग्नता समूह की जो संख्या होती है दोस्तों वह हमारी कहलाती एक। सर्वप्रथम 1906 में बेटसन एवं पुन्नेट ने थलाइरस एडोरेटस में संलग्नता की खोज की और संलग्नता समूहों की अनुगुणित गुणसूत्र संख्या के बराबर होती है, लेकिन ई कोलाई में यह एक होती है। 50वां आपके प्रश्न आ चुका है स्पेक्टेसेट का कि जनसंख्या वृद्धि को इंगित करती है। तो जनसंख्या वृद्धि किसको इंगित करती है? उत्प्रवास से, जन्म से, मृत्यु से या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो जनसंख्या वृद्धि किससे इंगित करती है? यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। साथ ही साथ 50 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर 7 PM में पेडागोजी की लाइव क्लास होगी तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सभी क्लासेज हमारी जो बायोलॉजी की होती है वह 11:30 में आपको क्लास मिल जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, डेली हमारी होती है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, टारगेट अचीव कीजिए, टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए। सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।